बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा, बामकसद गुजर रहा होगा और परसुकून गुजर रहा होगा। अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि हम अपने आने वाले कल की फ़िक्र में अपने आज का सुकून गवा बैठते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन कल किसने देखा है। तो कोशिश करें कि अपने आज को अच्छे से गुजारें, क्योंकि जो आज है यही हमारा अपना है। इसे आप देखें कि किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर हम दिन के आगाज़ जो है अपने आज का आगाज़ बेहतर कर लें तो हम आने वाले कल को भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए हार्ड वर्क करें, डेडिकेशन से काम करें, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में आसानी भी आएगी और सुकून भी आएगा। और कल की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ फैसलाबाद का वेदर इंतहाई शदीद गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के मौसम में टेम्परेचर में कदरे बेहतरी आई है। शहर के सुबह के औकात में और शाम के औकात में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर की जो शिद्दत है उस तरह से महसूस नहीं हो रही। लेकिन पीक आवर्स के हवाले से बात करें 12 से 4 या 5 बजे का टाइम, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिखाई देती है। तो ऐसे में एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम जो है वो 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर हम देखें कि टेम्परेचर के पीक के हवाले से तो वो 12 से 4 बजे का टाइम है, तो इस टाइम में घर से निकलते वक्त गुरेज करें। कोशिश ये करें कि जितने भी ज़रूरी औकात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ईद में कुछ ही रोज़ बाकी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मंडियों का भी रुख करना होता है, ख़रीदारी का भी रुख करना होता है। तो ऐसे में अपने जो टाइम लाइन है उसे सेट कर लें और ज़्यादा शदीद गर्मी में घर से ना निकला जाए। तो ज़रूरी औकात जितने भी ज़रूरी काम है वो जहाँ टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो उसके दरमियान निपटा लिए जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत का ख्याल रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ज़रूरियात के हवाले से बात करें, तरजीहात के हवाले से बात करें, तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इसकी तरजीहात बहुत बदल गई हैं। स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट भी यूथ पे आ रहे हैं। अगर गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बात करें तो हम ये समझते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ये आपके बेहतरीन लाइफ का क्लासरूम बन सकती है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यूथ को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। पॉजिटिव पहलू क्या है इसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया गया है मोहम्मद अली नारूनी, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं ये समझती हूँ कि जो यूथ है वो किसी भी मुल्क का असासा है, और अब जैसे समर वेकेशंस हो गई हैं, ये वो पीक टाइम है जब हम स्किल्स भी सीख सकते हैं, जब हम अपनी खामियों को ढूंढ के उन्हें देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे और उससे हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो आज की नस्ल है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है। कनेक्टेड होने के साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ गए हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? महविश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, ये ऐसा मौजू है और इसको हम छुटला भी नहीं सकते चीज़ों को कि जो सोशल मीडिया है अब वो एक मुआशरे की हकीकत बन चुका है। ना फ़कत पाकिस्तान, एशिया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है। और सोशल मीडिया के बगैर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप किसी न किसी तरह से किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी सिलसिले में इससे कनेक्ट हैं और आपको कनेक्ट रहना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर करने वाला क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान है या जो हमारी सोसाइटी का मसला है वो ये है कि जो भी हम चीज़ करते हैं उसमें तवाज़ुन नहीं रख पाते, उसको मोतदल नहीं रख पाते। या तो हम किसी चीज़ की इंतहा को छू जाते हैं, एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, या हम उसकी तरफ आते ही नहीं हैं। जो वस्त रास्ता होता है, मुतवाज़न रास्ता होता है, वो शायद हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं रहा। या तो हमने करना है या हमने नहीं करना है। जो एक दरमियानी सतह है किसी भी चीज़ को अपनाने की या उसमें बेहतरी की, उसमें गुंजाइश की, वो वाले रवैये अब वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी नौजवान जो नस्ल है, जिस नस्ल का हम भी हिस्सा हैं, यहाँ पर अब इशू ये आया कि एक तो रहनुमाओं की कमी हो गई, हमारे सिखाने वालों की कमी हो गई, हमें गाइड करने वालों की कमी होगी, क्योंकि किसी के पास भी अब इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी से निकल कर किसी दूसरे की निजी ज़िंदगी में जाकर उसमें बेहतरी ला पाए
उसको कोई सलाह दे पाए, कोई मशवरा दे पाए। हाँ, उसमें यह है कि अगर कोई खुद में बेहतरी करना चाहे, कि मुझे पता हो कि यार सोशल मीडिया के हवाले से कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है और मैं बाकायदा अब इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, मुझे लत लग चुकी है और मैं फ़ोन देखे बगैर चंद लम्हात भी नहीं गुजार पाता, कि मुझे कोई मैसेज, रिंगटोन कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, मैं बार बार स्वाइप अप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखता जा रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। और मेरा वो वक्त जो मैं खुद को दे सकता था, जो मैं आराम से तसल्ली से अपने दिमाग को सुकून में रख सकता था, वो भी मैंने स्क्रीन की नज़र कर दिया। अच्छा, ये सब कुछ होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, या आगे जाके इसके क्या असरात होने वाले हैं? तो वो बड़ा संगीन एक इशू बनता जा रहा है कि अब हमारे जो नौजवान हैं वो उस स्टेज में आ गए हैं कि एक चीज़ है कि जनाब बोरियत। बिल्कुल, आप देखती होंगी, मैं भी शाबी फील करती होंगी कि हम किसी भी महफिल का हिस्सा बनते हैं, कहीं भी बैठते हैं और अगर हमें वो सूटेबल नहीं लग रही या फिर यूं कह लें कि मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो मैं फट से कहूँगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे जाना है यहाँ से, या फिर मैं अपनी स्क्रीन में मसरूफ़ हो जाऊँगा। अच्छा, वो टाइम जो हमने खुद से लड़ना होता है, जो हमने खुद की नफ़ी करनी होती है, ये यूं कह लें कि खुद को हमने बेहतर करना होता है, वो भी टाइम हमारा स्क्रीन की नज़र हो रहा है। हम ना किसी की सुनना चाह रहे हैं, ना हम अपने मतलब से हटकर कुछ करना चाह रहे हैं, तो फ़कत हम एक चीज़ के आदी होते जा रहे हैं कि जो कुछ सोचना है वो होता जाए, होता जाए, होता जाए। अगर तो वो साइकिल चल रहा है तो ठीक है, वगरना उससे अगर हम हट चुके हैं तो हम परेशान भी हैं, हम बोरियत का शिकार भी हैं। अब आप देखें कि एक शख्स है, वो घर से बाहर निकलता है और उसको घर से बाहर अगर उसने सौदा सलफ भी लेके जाना है, 1 किलोमीटर के या आधे किलोमीटर की दूरी पर दुकान है, कोई सौदा सलफ भी लेने जाना है, तो वो नौजवान क्या कर रहा है कि साथ वाले को कॉल कर रहा है, ओ भाई मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, ठीक है, इतना सफ़र बोर हो जाऊंगा, मैं फलाह हो जाऊंगा, फलाह हो जाऊंगा। अब जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में हमारी हालत ये हो गई है कि हमने खुद को इतना सवार कर लिया है, अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों को, दोस्त अहबाब को, स्क्रीन टाइम को, वो सब कुछ अब आगे उलझता जा रहा है, उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। और उसका सबसे ज़्यादा जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो ये नेगेटिव हो रहे हैं असरात मुरतब, कि हमारा फैमिली टाइम ख़त्म होकर रह गया, हमारी खेलकूद ख़त्म होकर रह गई, हमारा जो सारे का सारा वक्त एक दूसरे को पूछने में गुजरना था, हाल चाल पूछने में गुजरना था, वो फ़कत हमारा कमेंट्स बॉक्स तक रह गया है। और किसी की भी मसरूफियत, मुझे इवन के हमें पता ये चलता है कि हमारे 3 घर छोड़कर किसी का इंतकाल हो गया, तो वो भी मैं फेसबुक से देख रहा हूँ कि अच्छा मुझे तो नहीं पता, ये जनाजा भी हो गया, फलां भी हो गया। अब इस कदर ज़्यादा हम सोशल हुए हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ भी है, हम इससे पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अक्सर आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि 30 सेकंड की रील्स में हमने पूरी दुनिया को समेट लिया है। हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हम फेसबुक ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारी रील्स आ रही हैं, उसमें हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये जो स्क्रॉलिंग है, मैं ये समझती हूँ कि हमारी यूथ को इमोशनली भी अनअवेलेबल बना रही है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, किसी भी चीज़ में, जैसे हमने महविश आगाज़ में बात की कि जो बेरफ्त होता है इंसान, या जिसकी रफ्तार काबू में नहीं रहती है, जो खुद पे कंट्रोल नहीं रखता है, या खुद को किसी चीज़ के हवाले कर देता है और उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और उसको पता तक नहीं चल रहा, तो इससे बड़ा नुकसान क्या है? अब यहाँ पर करना क्या है, इन चीज़ों से जान कैसे छुड़ानी है? देखें, फ़कत पाकिस्तान ही इससे इफेक्ट नहीं हुआ है और पाकिस्तान में ही सोशल मीडिया नहीं आया, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। और हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया के बानी हैं वो खुद तो किताबें पढ़ रहे हैं और बकिया जो अवाम है सारे के सारे वो फ़ोन तक महदूद रह गए हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये नहीं, हम इससे इनकार ही नहीं हो सकते कि जनाब आप सोशल मीडिया छोड़ दें, बिल्कुल ना छोड़ें। आपको कोई नहीं कहता आप सोशल मीडिया छोड़ दें, आपका दुनिया के साथ कनेक्ट रहना भी उतना ज़रूरी है जितना कि आपका ज़ाती निजी ज़िंदगी के साथ, ताकि आप अवेयर रह सकें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न करें, बराबरी सतह पर लाएं, एक वस्ती रास्ता इस्तेमाल करें कि आपका जो टाइम है वो पूरे का पूरा एक मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा हो। उसमें अगर आपको पता है, हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट है उसको पता है कि सुबह मेरे स्कूल का टाइम है, चले इन छुट्टियों में हम बात कर लेते हैं कि उसने अपने औकात का तय कर लिए कि इस टाइम मैंने पढ़ना है, ये वक्त मेरा खेल कूद का है, ये वक्त खाना खाने का है, इस वक्त मैंने दोस्तों से मिलना है, ये सारी चीज़ें हैं, और इस वक्त जो मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें हैं फ़ोन पर वो देख लेनी है। तो जब वो टाइम को मुहैया कर लेगा सारे का सारा, तो फिर उसके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। और छुट्टियों में
ये फ़ोन ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो इस तरीके के साथ, क्योंकि स्कूल के जो आपके 7 से 8 घंटे हैं वो छुट्टी में तब्दील हो चुके हैं। ट्यूशन है, एकेडमी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से जाएं ना जाएं वो एक अलग बात बन गई। आपके पास वक्त ही वक्त है, आप उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात वो है जिसके साथ पूरे का पूरा हमने बिगाड़ के साथ भी जोड़ सकते हैं इसको, और मुस्बत चीज़ें करके अपनी शख्सियत में बेहतरी भी ला सकते हैं। यकीन मानें कि जिस कदर ज़्यादा हमने इस जो गैजेट को, इस फ़ोन को आसानी से ले लिया है, या जितना हम सहूलत पसंद हो चुके हैं, तसहल पसंद हो चुके हैं, आरामदेह हमारी तबीयत हो चुकी है, हम तो फिर आइंदा ज़िंदगी में फ्यूचर में सख्तियां देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई मुझे ज़ाती ज़िंदगी से हटकर आगे जाके अमलन ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का मुझे वास्ता पड़ जाता है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, मुझे फैसले लेने पड़ते हैं। मैं तो ठहरा फ़ोन तक का बंदा, सोशल मीडिया तक का, मैंने ज़िंदगी तो गुजारी है रील्स देखकर। अगर मैं इस नोयत का बंदा हूँ तो मैंने हकीकतों का सामना कैसे करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी के कठिन फैसले कैसे लेने हैं, क्योंकि मैं तो सब कुछ कंटेंट के ऊपर देकर चल रहा हूँ कि ये होगा नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो कंटेंट भी क्या है कि इमैच्योर लोगों का बनाया हुआ कंटेंट, बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी कोई ख़ास चीज़ कि हमें पता हो कि जनाब जो हम देख रहे हैं उससे हमारी ज़ात का कोई भला हो रहा है, हम किसी अच्छे मुफक्किर को सुन रहे हैं, किसी अच्छे मुदब्बिर को सुन रहे हैं, कोई ऐसे अकाबरीन हैं जिनकी ज़िंदगी भर का मुशाहिदा है और वो चंद सेकंड्स में हम तक मुंतकिल हो रहा है, तो फिर भी समझ में आती है। अब हम देख जो रहे हैं वो कंटेंट क्या है, मेरे साथ वाला मेरा हम उम्र बना रहा है, अगर तो वो पॉजिटिव कंटेंट है नो डाउट हमें देखना चाहिए कि उससे मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर वो फ़कत हंसी मजाक ही है और चंद लम्हों की फरागत का गुजारने का तरीकाकार ही है, तो मैं उसकी रील्स देखता जा रहा हूँ, उसकी वो 30 सेकंड की रील्स मैंने इतनी देख ली कि मैंने अपने घंटों गुजार दिए उस पर। तो मेरी अमलन ज़ाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या फ़र्क रूनमा हुआ उन 3 घंटों में? अगर तो कोई फ़र्क रूनमा नहीं हुआ तो फिर मेरे वो सारे के सारे बेसूद गए कि मैंने कुछ मुस्बत नहीं कर पाया। अब इन रवैयों की तब्दीली में हमारी सोसाइटी का यकजा होकर बाकायदा तौर पर काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है कि आया ये जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, हम बेरा रवी का शिकार होते जा रहे हैं। अब जो मसला ज़्यादा उभर रहा है वो ये है कि चलें, बुजुर्गों का तो समझ आता है कि उनके पास टाइम है कि हमने अपनी दादों माँ को उनकी पसंदीदा कोई प्रोग्राम लगा दिया, कुछ कर दिया कि उनका वक्त गुजर जाए, ठीक है। एक नौजवान है, उसके पास कई चीज़ें हैं, उसके पास पूरी उसकी आगे ज़िंदगी पड़ी है, वो कई काम कर सकता है बेहतरी के, कोई कुछ कर सकता है। अब भी आप देख लें बीमारियां किस तरह बढ़ रही हैं, नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज होते जा रहे हैं, ठीक है, मोटापे की सतह, मोटापा बढ़ता जा रहा है, बैठ बैठ कर फिजिकल एक्टिविटीज ना होने के बराबर रह गई हैं। तो मजमूई तौर पर जब हम सोशल मीडिया के असरात देखते हैं तो ये फकत हमारे सिर्फ आंखों को मुतासिर नहीं करता। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने तस्वीर का कौन सा रुख देखना है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कुछ इसी तरह से है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। छुट्टियां जो हैं गर्मियों की वो बच्चों के लिए तो राहत का सबब होती ही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि सिलेबस को किस तरह से मैनेज करना है। और ऐसे में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि गर्मियों की छुट्टियों में भी खुलते हैं और स्टूडेंट से भारी मिकदार में फ़ीसेस भी चार्ज कर रहे होते हैं अगर छुट्टियाँ कर दी गई हैं। अक्सर मसला ये हमें प्राइवेट स्कूल्स में देखने में आता है, तो इसमें क्या कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन मौजूद है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जहांगीर अशरफ हैं, सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर आप? थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि समर वेकेशंस एक ज़रिया होता है बच्चों को, जाहिर सी बात है, एक रेस्ट का भी, गर्मी भी बढ़ जाती है। ऐसे में हम देखते हैं अक्सर औकात सोशल मीडिया पे भी खबरें गर्दिश करती हुई दिखाती हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फ़ीसेस चार्ज करते हैं और भारी भारी फ़ीसेस चार्ज करते हैं। आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये सही ज़रिया है? एक तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्टूडेंट्स का स्कूल आना जाना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे भारी फ़ीसेस जो हैं वो ली जाती हैं 3-3 महीने की इकट्ठी। अच्छा, ये जो मामला है ये हर साल छुट्टियों में ज़ेर बहस आता है कि छुट्टियां हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं तो हम फ़ीसें क्यों दें। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक पेरेंट्स की मूव चली थी कुछ साल पहले, जिसमें बिलखसूस एलीट स्कूल्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ था। इवन लोग अदालतों में गए। बिल आखिर अदालत में जाकर भी जब दोनों साइडों का मौक़िफ़ सुना गया तो स्कूल वाले जीत गए। और ये मौक़िफ़ स्कूल्स का सामने आया कि चूँकि रेंट की बिल्डिंग मोस्टली होती हैं तो उन्हें रेंट भी प्रॉपर देना होता है छुट्टियों में भी।
इलेक्ट्रिसिटी के बिल चूंकि कम तो हो जाते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं हो पाते, वो बिल भी उन्होंने पे करना होता है। इसी तरह से सारी यूटिलिटीज़, और अक्सर जो टीचर्स हैं वो भी सैलरी पे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली ये रूल अडॉप्ट किया जाता है कि पहले साल जो नया टीचर होता है उसको सैलरी छुट्टियों में नहीं देते, कुछ में हाफ सैलरीज देते हैं, और बाकी जो उनके साल से टीचर्स चल रहे होते हैं उनको पूरी सैलरी दी जाती है। और अक्सर स्कूल तो ऐसे भी हैं जो छुट्टियों में टीचर्स को बुलाकर बाकायदा पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमने छुट्टियों के बाद इस सिलेबस को या बाकी किस तरह से मैनेज करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर छुट्टियों में टीचर्स की ट्रेनिंग का भी अहतमाम किया जाता है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ स्कूल्स में चल रही होती हैं। स्कूल के एडमिशन ऑफिस खुले होते हैं। अदालत की तरफ से सिर्फ ये था कि 3 माह की इकट्ठी फीस ना लें, मंथ वाइज लें। सही है कि अब ये ना हो कि जून जुलाई अगस्त 3 माह की इकट्ठी फीस मांग ली जाए, और पेरेंट्स जो कि सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए 3 माह की इकट्ठी फीस देना पॉसिबल नहीं है। तो अदालत की तरफ से पेरेंट को ये रिलीफ मिला था कि 3 माह की इकट्ठी फीसें नहीं होंगी, 1 मंथ की फीस होगी आफ्टर एवरी मंथ, जून में, जुलाई में, अगस्त में। कोई भी स्कूल आपसे अगर 3 माह की इकट्ठी फीस डिमांड करता है तो उसकी आप एप्लीकेशन सीओ एजुकेशन को दे सकते हैं। सीओ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल को बाउंड करेगा कि वो 3 माह की इकट्ठी फीस ना ले। फीस माफ़ी की कोई बात नहीं है। अदालत भी प्राइवेट सेक्टर के हक में ये फैसला दे चुकी है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो ज़ाहिर बात है सारे साल की फ़ीस देनी है। जिस तरह कॉलेजेस में सारे साल की इकट्ठी फीस हो जाती है, यूनिवर्सिटी में पूरे सेमेस्टर की इकट्ठी फीस हो जाती है। तो ये सिर्फ एक पेरेंट के लिए सहूलत होती है मंथ वाइज। सेशन पूरे साल का है तो बच्चों की फीस भी पूरे साल की ही जाएगी, ठीक है। इसी तरह कुछ पेरेंट जो हैं वो जब बच्चा मैट्रिक में पहुंचता है तो जब रोल नंबर स्लिप ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं जी हमने सिर्फ फीस नहीं देनी। तो वो कहते हैं कि जब तक बच्चा हमारा स्टूडेंट है पूरे सेशन का, अगर वो मार्च अप्रैल तक है तो तब तक की फीस देनी है। तो कई डिफरेंट एतराज़ात, बेसिकली मैं समझता हूँ इसमें स्कूल ऑनर्स की एक फ्लॉ, कमी कह लें, कोताही कह लें कि आज तक प्राइवेट सेक्टर ने पेरेंट्स को एतमाद में नहीं लिया। बिल्कुल, ये चीज हमें इशू देखने को एक पेज पर होना चाहिए, जबकि ये दोनों ऑपोजिट बने हुए हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि पेरेंट, टीचर और बच्चा के ट्राइएंगल है कि तीनों इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे की बेहतरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या होता है, टीचर और पेरेंट अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो फिर बच्चे की तरबियत क्या होगी। बिल्कुल। तो ये इसका नुकसान भी अल्टीमेटली बच्चे को हो रहा है। जब बच्चा सुनता है कि मेरे पेरेंट्स फीस के लिए झगड़ रहे हैं स्कूल वालों से, तो अल्टीमेटली, और टीचर भी जो है वो इंसान है, वो बच्चे पे भी गुस्सा निकलता है कि इसके पेरेंट्स हमारे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम पर एतराज़ कर रहे हैं और लॉबी बना रहे हैं और पेरेंट्स को इकट्ठा करके स्कूल के खिलाफ। देखिए, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं। किसी स्कूल में ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप हमारे पास ही पढ़ाएं। बिल्कुल। बेसिकली हर पेरेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि हम देखा देखी बच्चे को महंगे स्कूल में डाल दें, तो क्या होता है, पेरेंट तंग होना शुरू हो जाते हैं एक टाइम में आके। तो फिर क्या उसका हल होता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन उसका बनता है। बिल्कुल। तो हमारे पास मुख्तलिफ रेंज के स्कूल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर 30-40 हज़ार मंथ वाले स्कूल। बिल्कुल, ऐसे स्कूल भी हैं। तो पेरेंट्स को देखना है कि उसकी अफोर्ड कैपेसिटी क्या है। जिस तरह लाहौर के एक कॉलेज ने बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया था कि मंथली आई थिंक सो कोई 2-3 या 5 लाख से कम इनकम वाले यहाँ हमारे स्कूल में अप्लाई भी ना करें। बिल्कुल। कि जिस पेरेंट्स की कोई 5-10 लाख माहाना इनकम नहीं है ना, वो हमारे स्कूल में अप्लाई भी ना करें। तो बड़ा उसको तनकीद का भी निशाना बनाना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मामला देखने चाहिए डिसीजन लेते हुए कि आपने क्या करना है। ये ना हो कि साल बाद आप बच्चे का स्कूल स्विच करें। बिल्कुल, और तब एजुकेशन का भी हर्ज होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप पहले किसी महंगे या जिसको हम मम्मी डैडी स्कूल कह लें कि वो इस तरह के स्कूल में अगर भेज दें बच्चे को, तो 1-2 साल बाद जब आप तंग होकर उसको किसी उससे लो स्टैंडर्ड में लेके आएंगे ना, तो बच्चा खुद ही एतराज करेगा। बिल्कुल। कि मैंने यहाँ से अब नहीं जाना, क्योंकि वो माहौल एक ऐसा बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं कि जिसको हम कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली, अट्रैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे जैसे स्कूल महंगे होते हैं वहाँ पर एक्टिविटीज और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अट्रैक्शन वाली। जैसे जैसे हम कम फीस वाले रेंज में आते हैं उसमें रटा सिस्टम बढ़ता जाता है, ऐसे ही है। उसमें सख्तियाँ बढ़ती जाती हैं बच्चे पे और बस्ते का बोझ बढ़ता जाता है।
जितने महंगे स्कूल होते जाते हैं उतना बच्चों पे बोझ कम होता जाता है और वो फ्रेंडली होते जाते हैं। तो ये एक समझ लें कि ये आपको पहले डिसाइड करना चाहिए बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से कि आपने कितना उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि हमें से अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो अपनी अफोर्डेबिलिटी नहीं देखते, बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है और जाहिर सी बात है क्लास डिफरेंस भी होता है। तो हमेशा अफोर्डेबिलिटी भी देखें, बच्चों का मुस्तकबिल भी देखें। और मैं ये समझती हूँ कि कम फीसेस वाले स्कूल भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, बस आपने अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि कौन सा स्कूल उसके लिए बेहतरीन हो सकता है। गर्मियों में छुट्टियों की फ़ीस का मामला था जिसपे ये है कि इंस्टॉलमेंट हो गई कि हर महीने जो है वो फ़ी अदा करनी होगी। पहले हम देखते थे कि 3 मंथ्स की छुट्टियां होती थी तो 3 महीनों की फ़ीस जो है वो एक साथ ले ली जाती थी, लेकिन अब इस तरह से नहीं है। अब हर मंथ की फ़ीस अलहदा से आपने देनी होगी। फॉर एग्जांपल जून में फ़ी पे करनी होती है, जुलाई में, और अगस्त में अगर छुट्टियाँ हैं तो अगस्त की फ़ी भी पे करनी होती है। तो ये चीज़ भी एक वालिदैन के लिए बोझ कम कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ये मैं ये समझती हूँ कि सीखने का एक अहम ज़रिया है। बच्चे इस वक्त को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर गुजारेंगे तो ये बेहतरीन क्लासरूम बन सकती हैं। ये छुट्टियाँ एक्सप्लोर करें, कहीं बाहर भी जाएं, घूमें भी, लेकिन साथ ही साथ अपनी तालीम से कनेक्टेड रहें। और तालीम से कनेक्टेड रहने में सबसे बड़ी हर्डल आ रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ, अपनी तरजीहात बदल दी हैं। तो इसमें मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, हम इसी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, किस तरह से हम अपनी एजुकेशन और सोशल मीडिया को एक साथ लेकर चल सकते हैं? महविश, इसमें यही है कि हम चीज़ों को उस हिसाब से डील करें जितना उनको टाइम चाहिए। जो जिस वक्त की है उसको उस हिसाब से डील किया जाए। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस बच्चे के लिए वाकई कारआमद साबित हो रहा है और उसकी स्टडी में मुफीद है, मतलब कि वो पेंटिंग के हिसाब से कुछ देख रहा है और वो बाकायदा यूट्यूब पर भी वो वही सर्च कर रहा है, वही वीडियोस देख रहा है और उसकी क्रिएटिविटी में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और जो उसका स्क्रीन टाइम है वो फ़कत स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन बन जाता है उसकी शख्सियत में और उसके काम में निखार आने का सबब बन जाता है। अब ये तो तय हो चुका है कि सोशल मीडिया का फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव ही इस्तेमाल नहीं है। सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उसका मस्बत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपकी शख्सियत पर मुनहसर है। अच्छा, चूँकि तलबा जो बिलखसूस हमारी छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इस कदर ज़्यादा शऊर, या यूँ कह लें कि इस कदर ज़्यादा उनको वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अपने वक्त को कैसे मैनेज करना है, कौन सी तरतीब देनी है जिससे हम सीख भी पाएँ और हमारा जो सोशल मीडिया है या कुछ भी वो देख रहे हैं तो वो मायनाखेज़ भी बन जाए। यहाँ पर आ जाती है जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर कि वो ऐसा चेक एंड बैलेंस रखें कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया या जो भी फ़ोन गैजेट इस्तेमाल कर रहा है उसकी तरजीहात क्या है, वो क्या देखता है क्या नहीं देखता है, उसके मुतल्लिका मवाद देखा जा रहा है, कंटेंट देखा जा रहा है, किस चीज़ में उसका वक्त गुजर रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो वालिदैन हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो फ़कत इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों को मसरूफ़ कर देती है कि चले मेरी तो जान छूटेगी, मैं कुछ फरागत के लम्हात अलग से गुजर जाएंगे, मुझे कुछ फुर्सत मिल जाएगी। जब ये सोच हो जाएगी हमारी तो बच्चे के पास फ़ोन होगा, गैजेट होगा, वो फ़ोन फ़कत उसके रूम तक महदूद नहीं है, उसमें पूरी दुनिया है। बिल्कुल। और वो क्या कंटेंट देखता है क्या कंटेंट नहीं देखता है, वो किन चीज़ों की जानिब रागिब है किन चीज़ों की जानिब रागिब नहीं है, और इस बात से वालिदैन ला इल्म है तो वो गैजेट उसके लिए किसी भी तरह से कोई ख़तरनाक गैजेट से कम नहीं है। अब उसको हमने मस्बत भी बनाना है, कारआमद भी बनाना है और उसने टाइम भी लगाना है। अब उस स्क्रीन को हमने फ्रूटफुल भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी कि हमारी अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो। देखें, एक फ़ोन है उसमें 100 चीज़ें हैं और वो ज़ाहिरी बात अपनी तरफ एक अटैच करता है बंदे को, और फ़ोन यूज़ किए बगैर हम रह भी नहीं सकते, छोटा बड़ा जो भी है। अब जब वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है उसकी स्क्रीन पर क्या देखा जा रहा है, जैसे हमने कहा कि पेंटिंग करता है, उसको कोई और शौक़ है, साइंसेस का शौक़ है, उसको कोई प्रोजेक्ट्स के हवाले से है, तो वो सर्च भी वही चीज़ें कर रहा है। तो क्या है कि उसको गर्मी की छुट्टियों में बजाय के टीचर के साथ रब्ता करता वो वहाँ पर वो चीज़ सीख भी रहा है, देख भी रहा है और उसको ट्यूटोरियल भी मिल रहा है कि कैसे चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा मुफीद है। और अगर उसका काम जूं का तूं पड़ा हुआ है और वो कार्टून्स में मशगूल है, सॉन्ग्स
फ़ोन्स में मशगूल है, कोई मूवी निकाली हुई है वो देख रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर वो उसके टाइम का ज़िया भी है। अब यहाँ पर इंटरटेनमेंट को भी हम बुरा नहीं कह रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए ये है कि उसने जब अपना काम निपटा दिया है, उसने अपने नोट्स मुकम्मल कर लिए हैं, तो यहाँ पर अब उसके लिए वक्त है, 1 घंटा मुकर्रर किया गया है उसके लिए कि जनाब आप फ़ोन यूज़ करें, आप अपनी मूवीज़ देखें, अपने पसंदीदा ड्रामा देखें, जो भी चीज़ आपने कार्टून्स देखने हैं वो देखें। तो पूरा चेक एंड बैलेंस जब होगा, मुझे पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मुझे पता है कि उसकी क्या मसरूफियत है, मुझे पता है कि उसके सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें देखी जा रही है, क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं और ये स्क्रीन टाइम जिसकी वजह से उनका बढ़ जाता है और जैसे डेली मामला जो है ज़िंदगी के वो भी मुतासर होते हैं। जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन से बहुत दूर चला जाता है और सोशल मीडिया की दुनिया में गुम हो जाता है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTI 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को मुतासिर करे। ना सिर्फ नौजवान नस्ल को बल्कि जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो अभी KG क्लास में, हम देखते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस उस तरह से इम्प्रूव नहीं होता, वो आसपास के लोगों के साथ उस तरह से घुलते मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दें कि आया वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उनके लिए मुस्बत साबित हो सकती हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कार्टून है। हम देखते हैं कि कार्टून्स में भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ कार्टून जो हैं वो मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं और कुछ में एग्रेशन भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें जो नोटिस करना है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अब पेरेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग काम ये भी है कि समर वेकेशंस हो चुकी हैं, ऐसे में बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की छुट्टियों का काम कंप्लीट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हम देखते हैं कि जहाँ पर छुट्टियाँ तो कर दी गई हैं लेकिन समर कैंप का इनेकाद किया जाता है। अब समर कैंप की भी जहांगीर अशरफ मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, बल्कि जानना चाहूँगी कि क्या तरीकाकार है। कुछ पेरेंट्स तो हैं कि जो विलिंग होते हैं अपने बच्चों को समर कैंप भेजने के लिए कि वो सीखेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, बेहतरी आएगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि बच्चे घर में रहें, घर से सीखें, क्योंकि छुट्टियों का टाइम 3 महीने है, सारी ज़िंदगी पढ़ना ही है। तो ऐसे में स्कूल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? क्या वो ज़बरदस्ती बच्चों को बुलाते हैं या जिनका दिल करता है वो समर कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, या बाकी वालिदैन पे होता है? अच्छा, समर कैंप भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो सिलेबस से रिलेटेड होते हैं और एक होते हैं ओपन, जो ना सिर्फ आपके अपने स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं बल्कि आप ओपन करते हैं कि कोई भी बच्चा आए और इस समर कैंप में आके वो अपना टाइम स्पेंड करे। और जो तो दूसरे टाइप के होते हैं उसमें मोस्टली एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती है बच्चों के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उन्हें थोड़ा लाइवलीहुड के लिए, उनकी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से, और उनका इंटरेक्शन ना सिर्फ अपनी क्लास के, क्योंकि वो हर क्लास, वो एज ग्रुप का ग्रुप बनाया जाता है, वो क्लास का ग्रुप नहीं बनाया जाता। जैसे कह दिया जाए कि 5 साल से लेकर 11, 12, 13 साल तक के बच्चे, तो वो सारा एक बैच बनेगा। अच्छा, उससे क्या होगा, बच्चे की लर्निंग होगी कि पहले तो वो रूटीन में सारा साल अपने हम उम्र बच्चों के साथ बैठता है, ठीक है। तो जब वो कैंप में बैठेगा तो उसमें बड़े भी होंगे, उससे छोटे भी होंगे, तो उससे सोशल होना आएगा कि हमें बड़ों के साथ और छोटों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा, उसमें एक उसको सीखने का मौका मिलेगा। देखें, जैसे कहा जाता है कि टीचर भी क्लास में बच्चों से सीख रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, तो जो सीखने का अमल एक इंसान से होता है ना, वो किताबों से कहीं ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जब की जाती है ना कि उसे हर तरह का मौका मिले जो रूटीन में क्लास में पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जी, एक दिन अगर सिंगिंग का ही रख दें समर कैंप में कि सारे बच्चे जी कुछ ना कुछ गाएं, तो बहुत सारे बच्चों में ये हेजिटेशन होती है कि वो स्टेज पर नहीं आ सकते, वो वैसे तो अकेले बैठकर गुनगुना लेंगे लेकिन 4 बंदों में बैठ के नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस देना कि कुछ भी इजहार राय बेसिकली, कि आप कोई शेर सुना दें, आप कोई गाना सुना दें, आप कोई लतीफ़ा सुना दें, या जैसे पहले बज़्म अदब हुआ करता था कि जी आए जी बच्चे बारी बारी अपना कुछ ना कुछ, टीचर कहता था कुछ भी सुना दें, ठीक है, चाहे कोई वाक़या, कोई शेर, कोई पोइट्री, कोई आपको लतीफ़ा, कुछ भी याद हो, ठीक है। तो इवन बच्चे नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, कुछ तिलावत अच्छी करते हैं, वो भी करें। आप जो बच्चा करना चाहता है उसको मौका दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। हमारे यहाँ रूटीन में क्या होता है, रूटीन में ऐसे मौके नहीं मिलते। रूटीन में क्या होता है जी, आपने सबक याद किया है, नहीं किया, होमवर्क किया है, नहीं किया, बच्चे से सिर्फ पूछा जाता है कि आपने किताब और सिलेबस, उससे निकला नहीं जाता।
तो जब तक हम किताब और सिलेबस से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक बच्चे की जो तरबियत का एलिमेंट है वो पैसिव हो जाएगा। हमें बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो समझता हूँ कि समर कैंप और इस तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो रूटीन में क्लासेस में टीचर करवाए या छुट्टियों में समर कैंप हो, ये बहुत ही बच्चों के लिए फ्रूटफुल होता है। और जो बच्चे वो नहीं करते ज्वाइन, वो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं और पर्सनैलिटी में वो उन बच्चों से नीचे रह जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हर बच्चे को कंपलसरी होना चाहिए, है नहीं कंपलसरी, किसी भी स्कूल में कंपलसरी नहीं होता कि सारी क्लास आए, सारा स्कूल आए। कहते हैं हमें इंटरेस्टेड पेरेंट्स और इंटरेस्टेड बच्चे चाहिए। ठीक है, अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो उनके पास समर कैंप में 100-50 भी आ जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चाहते हैं एक बैच बने, एक क्लास बने, एक ग्रुप बने, उसको एक माह के लिए लेके चलें और वो उन पूरे स्कूल के बच्चों से डिफरेंट होंगे। जिस तरह आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जब कोई तंजीम बनाते हैं बच्चों की, स्टूडेंट काउंसिल कह लें उसको, यूनियन कह लें या कुछ कोई भी, उसको गर्ल गाइड्स जिस तरह लड़कियों की होती हैं तंजीमें, या बॉय स्काउट्स होते हैं, तो एक ग्रुप जो होता है ना वो मखसूस होता है पूरे ग्रुप में से 5-10%। बिल्कुल। वो बच्चे ज़्यादा एक्टिवली पढ़ाई भी करते हैं, बाकी नज़्म ज़ब्त भी स्कूल का, कॉलेज का देखते हैं, टीचर्स को भी असिस्ट करते हैं, तो वो बच्चे ड्यूरिंग स्टडी ही नुमाया हो जाते हैं। और मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा बच्चा जो ड्यूरिंग स्टडी ही ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंगेज हो और वो फ्यूचर में फ्लॉप हुआ हो। आप स्काउट्स या गर्ल गाइड्स के रिकॉर्ड निकलवा के देख लें स्कूल लाइफ में, और उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद देख लें वो लोग कहाँ पे हैं। वो यकीनी तौर पर अपने क्लास फेलो से ज़्यादा बेहतर सोशल होंगे, ज़्यादा कामयाब होंगे और ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि उन्होंने लाइफ स्किल्स सीख ली होती हैं ड्यूरिंग स्टडी। बिल्कुल। और जो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, वो टॉप चाहे कर जाएं, वो चाहे डॉक्टर बन जाएं, वो उतने सोशल या उतने अच्छे इंसान नहीं होंगे। देखें, किसी प्रोफेशन में होना अलग बात है, अच्छा इंसान होना एक अलग बात है। ठीक है, सोशल होना अलग बात है। तो बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पर लोग अपना बैठ के वो कहते ना सिर सुट के, तो वो लगे होंगे अपने काम में, कमाई कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन उसका फायदा किसी इर्द गिर्द के लोगों को नहीं है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को नहीं है, सोसाइटी को नहीं है, तो फिर उसका इंसान का क्या फायदा? वो तो एक पैसों की मशीन बन गया ना। हमें इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, पैसे की मशीन की तरफ नहीं भागना चाहिए। अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी कहती है कि बच्चा मशीन बने, पैसे कमा के हमें दे। बिल्कुल, हमें एजुकेशन के मैार को भी पैसे से जोड़ा हुआ है कि जिस बच्चे की इनकम अच्छी है वो ज़िंदगी में कामयाब है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आप देखें कि अगर एक इंसान के पास स्किल्स हैं, वो अच्छा डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक्स बहुत अच्छी बना लेता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके साथ साथ वो देखें कि वो आसपास के लोगों को किस तरह से तरजीहात देता है, आसपास के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करता है, सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, ऐसे में पॉजिटिविटी किस तरह से इसके आसपास स्प्रेड हो रही है, नेगेटिव थाट से वो किस तरह से लड़ता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वो किस तरह से करता है, एंगर मैनेजमेंट उसे करना आता है या नहीं आता है, ये एजुकेशन के साथ साथ हमारे बहुत सारे लोग हैं हमें सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे टीचर्स सिखाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे में उनका जो यहाँ पर किरदार है वो थोड़ा जिम्मेदाराना होता है। सोशल मीडिया के हवाले से भी हम बात करते हैं कि बहुत सारी दुनिया ने सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल की है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपना लिया है, जिसमें रियल वर्सेस रियल को हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि आखिर में कौन सा रियल है और कौन सी रील है। तो इस पर मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर रील वर्सेस रियल देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंसर की लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। बैकएंड पे ज़िंदगी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उस रील से इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना, अपने आप को इन्फीरियर कम्प्लेक्स में देखना, ये किस तरह से हमारी सोसाइटी को मुतासर कर रहा है? महविश, ये बहुत ही उम्दा सवाल है और इसका जो जवाब है वो शायद कई सालों पर महीद है, क्योंकि ये ऐसा एक तजुर्बा हो चुका है चीज़ों के हवाले से कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, परखते हैं या कुछ करते हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। हम सबसे पहला इम्पेक्ट उसकी जो बज़ाहिर अपीयरेंस है उसको समझते हैं, और वो जो 1 मिनट में 2 मिनट में सर अंजाम दे रहा है अपने कंटेंट में, हम समझते हैं कि उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी ऐसी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग हैं
जो अपनी ज़ाहरी और बातनी ज़िंदगी में यकसर एक जैसे होते हैं। बहुत कम लोग हैं और बेशतर तो अल्लाह के वली ही होते हैं। बकिया तो हम नॉर्मल जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, वो ज़ाहरी बात है कि उनमें फ़र्क नुमाया होता है मुख्तलिफ के साथ साथ। ये डिफरेंस है रियल वर्सेस रियल लाइफ का, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। मोहम्मद इनारो, आपसे मैं फर्दर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। जाहिर सी बात है ये चीज़ हमारी सोसाइटी को बहुत हद तक मुतासिर कर रही है, तो रील से इंस्पायर हों लेकिन अपनी रियल लाइफ को कभी ना ख़राब करें। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी को मटेरियलिस्ट अप्रोच ने किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे दिखने वाली ज़िंदगी हकीकी नहीं होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके पीछे छुपे होते हैं। हो सकता है कि जिस इन्फ्लुएंसर की लाइफ से आप इंस्पायर हों उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हों, बल्कि उसकी जो रील है और रियल लाइफ कदरे डिफरेंट हो। लेकिन हम देखते हैं कि हम किसी की रियल लाइफ से इस कदर मुतासिर हो जाते हैं कि उसके मुतासिर होकर, इन्फ्लुएंस होकर हम हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सोशल ईवल हमारी सोसाइटी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। इसका सल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो मोहम्मद इनारो, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रियल वर्सेस रियल, जो हमारी सोसाइटी की एक ऐसी सोशल ईवल है कि वक्त रहते इस पर काबू ना पाया गया तो हमारे रिश्ते भी तबाह होंगे, हमारी स्किल्स भी उस तरह से इम्प्रूव नहीं होंगी। आप इस चीज़ को किस नाजुर में देखते हैं? मैं भी इसमें जो चीज़ है, देखें, कंटेंट को कंटेंट समझ कर देखा जाएगा तो कोई भी मसाइल नहीं होंगे। कंटेंट को अब जब आप इस तरह से देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लागू करने लग पड़ेंगे, या आप ये नहीं देखेंगे कि उसने उस 1 मिनट के कंटेंट के लिए, 2 मिनट के कंटेंट के लिए या 10 मिनट के कंटेंट के लिए भी कोई अदाकारी का रूप धारा हुआ है और वो उसको फिल्माने के लिए अपनी शख्सियत से हटकर कुछ कर रहा है, तो वो उसकी दुनिया नहीं है। वो एक कंटेंट बना रहा है, जो उसका मसाला है वो बिकेगा और वो अर्न करेगा उसके ऊपर। तो आपने उसको कंटेंट के अंदाज में ही देखना है। अब जब वो सब चीज़ें आप देखकर, मसला तब होगा जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको नाफिजुल अमल बनाने की कोशिश करेंगे कि शायद ऐसी ही हकीकतें हैं, ऐसा ही सब कुछ होता है। जैसे कि किसी शख्स ने एक प्रैंक किया है किसी रोड पर, और वो जो प्रैंक था वो प्लांटेड था सारा। पहले से जो मुखालिफ बंदा था जिसके साथ प्रैंक होना था वो भी पेड था, जिसने करना था वो भी पेड था। अब वो प्रैंक हुआ, वो वीडियो वायरल हुई, वो मिलियंस में चली गई। लेकिन जब वही कंटेंट मैं अपने किसी दोस्त के साथ करना चाहता हूं और मैं उसको वो चीज़ें नहीं बता रहा या कुछ ऐसा करता हूं, तो मैं वो प्रैंक कर देता हूं। वो किस नौयत का प्रैंक है, किसका नहीं है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो असरात होते हैं, कोई ना खुदा ना खास्ता ऐसे मौके पेश आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जी टिकटॉक बनाते हुए शूट किया और गोली बाकी लग गई। हम देखते हैं कि जनाब ट्रेन के आगे आए, उसने बर वक्त साइड पे होना था, ट्रेन ऊपर चढ़ गई। अब ये सारे जो मामलात हैं, ये चीजें हैं, ये वहां पर दिखने में और हैं, जब आप करने में आते हैं और आता है। बड़ा ही बाशऊर हम टीवी को कहते हैं, वहां पर होता था कि जब कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा सीन फिल्माया जाता था, नीचे बकायदा हिदायत आती थी कि ये चीज आपने घर पर नहीं करनी है, बच्चे ना देखें, ये सारी चीजें आती थी। अब वो जो सोशल मीडिया है, वो चूंकि हर बंदे का जाती एक नोयत का कंटेंट है और उसको वो सोच समझ बूझ है या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा उस पर। अब यूट्यूब तो जाहिर बात है, जो चीजें हैं वो कॉपीराइट का इशू आता है, कॉपीराइट इशू करता है, कम्युनिटी इशू आता है, कम्युनिटी स्ट्राइक डालता है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन कितना आ जाकर तो हमारी जो सोसाइटी है वो किस किस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या करेगी। बिल्कुल इसी तरह से रियल लाइफ से मुतासिर हों आप, लेकिन देखें रियल लाइफ जो है वो हकीकत नहीं होती है। सोशल मीडिया का जो दुनिया है, सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है वो बहुत मुख्तलिफ है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है। और जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो हम देखते हैं किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी होनी चाहिए तक की बात ठीक है, डेडिकेशन से काम करें, आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएगी। लेकिन जब आप उस चीज़ को लेकर अपने में इंफीरियर कम्प्लेक्स समझते हैं, आप देखते हैं कि मैं तो बहुत यूज़लेस हूँ, मैं उसकी जगह पे क्यों नहीं हूँ, ये असल बिगाड़ की वजह है। तो हमने इस चीज़ से बचना है। सोशल मीडिया यूज़ करें, रील्स भी देखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी को भी देखें। इंटॉलरेंस का शिकार ना हो, क्योंकि इंटॉलरेंस जो है ये हमारी सोसाइटी को धमक की तरह खा रही है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े वाक़यात हो जाते हैं, रोड पे इख्तिलाफ़ात होते हैं, बात मार पिटाई तक चली जाती है। ऐसी
बेशुमार जो एग्जांपल्स हैं हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जिसका नतीजा क्या होता है। तो रियल लाइफ से मुतासिर होना छोड़ें, बल्कि रियल लाइफ देखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, तो यकीनन आपको भी आपकी जो ज़िंदगी में आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है वो चीज़ें लाजमी मिलेंगी। इसमें जहांगीर अशरफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज गर्मियों की छुट्टियों में यही होने वाला है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा कि मीडिया का मकसद था कि मीडिया में जो भी मैसेज आता था वो बाकायदा प्लान्ड और उसका कोई ना कोई मैसेज उसके पीछे हिडन होता था कि हमने एक तरबियत या कोई स्टोरी या कोई भी मैसेज अपना सोसाइटी के सुधार के लिए हमने देना है। जैसे हम देखते हैं कि ड्रामा मुख्तलिफ, जैसे हम पीटीवी की बात करते हैं कि बड़े गोल्डन टाइम पीरियड था उसके ड्रामाज, और बड़े अच्छे थे और बड़े फैमिली ड्रामा और बड़े पर्पज़ बेस्ड, और के उसको देख के पता लगता था कि ये किसी पर्पस के, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए ऐनक वाला जिन आज तक हमें याद है, और कहते ना कि गलियां सुनसान हो जाया करती थी जब उसका टाइम होता था। इसी तरह से सिर्फ 15-20 मिनट का चंक लगता था कार्टून का स्कूल जाने से पहले के टाइम में। तो मैं बेसिकली मीडिया का पर्पस होना चाहिए कि हमने क्या दिखाना है। चूंकि अब सोशल मीडिया में बात आ गई तो कंट्रोल खत्म हो गया। बिल्कुल, पहले होता था कंट्रोल्ड और लिमिटेड लोगों के पास ये एक्सेस थी कि वो अपने मैसेज क्रिएट करके स्प्रेड करते थे, और सैटेलाइट मीडिया या टेरेस्ट्रियल मीडिया तो वहाँ पर सिलेक्टेड और बाकायदा बामकसद चीज़ें ऑन एयर होती थी। अब क्या हो गया, हर बंदे के मोबाइल में हाथ है, उसको पता ही नहीं मैसेज की कदर क्या है। जो आप एक वीडियो बना रहे हैं वो एक मैसेज है, तो उस मैसेज में आप क्या दे रहे हैं? क्या आप वल्गैरिटी दे रहे हैं? ठीक है, क्या आप रिश्तों की पामाली कर रहे हैं? क्या आप सोसाइटी का फैब्रिक डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं? ठीक है, ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं बोल्डनेस के चक्कर में, कॉन्फिडेंस के चक्कर में, इतने आउटस्पोकन बन रहे हैं कि बदतमीज हो रहे हैं। बेसिकली लिमिटेशंस नहीं रही। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप जितना चीज़ें कंट्रोल में रखेंगे उनमें लिमिटेशंस रहेंगी। बाकायदा होगा कि आपने क्या चीज़ ऑन एयर करनी है, क्या नहीं करनी। सिर्फ यूट्यूब के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को ना देखें, वो हमारे स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड कुछ और है, हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं। वो तो यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की, उनकी देखेगा ना स्टैंडर्ड्स को। वो हमारे वो अखलाकियात हमारी और हैं, हमारी कदरें और हैं, हमारी वैल्यूज़ और हैं, हमारी ट्रेडिशंस और हैं, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर और है। हम मादर पिदर आज़ाद नहीं हैं। हमने क्या कर दिया सोशल मीडिया को आज़ादी। हर देखें, अब बच्चे अपने पेरेंट्स से छुप के कर रहे हैं सोशल मीडिया, बिल्कुल घर वालों को पता ही नहीं होता। किसी से पूछ लें कि आपने इतनी बोल्ड स्टेटस लगाए हैं, पिक्चर्स लगाई हैं, ये है वो है, कहती मेरे सारी फैमिली ब्लॉक की हुई है। बिल्कुल ठीक है, फीमेल का ये ज़्यादा इशू है कि फीमेल की ऐसी ऐसी पोस्टें होती हैं, उसको बंदा देख के उससे पूछे कि जनाब आपकी फैमिली मेंबर कोई नहीं इसमें, बड़ी खुशी से बता रही होती है या बताएगा इवन मेल भी कि हमने सबको ब्लॉक किया हुआ है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है। या किसी देहात से उठ के शहर में आने वाला या आने वाली, वो जब सोशल मीडिया पे जाती है उसे पता है मेरे गांव में तो स्नैप का किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम जाने बला उसकी माँ बाप के क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी यूथ वो है जिसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पेरेंट्स इन ऐप पे नहीं है। बहुत सारे बच्चों को यकीन है कि उनके वालिद वालिदैन टिकटॉक नहीं देखते, स्नैप नहीं देखते, इंस्टाग्राम नहीं देखते, और है ऐसा। जनरेशन गैप जो कहा जाता है ना, वो है कि 40+ की एज के लोग फेसबुक पे तो होंगे, इंस्टाग्राम स्नैप पे नहीं मिलेंगे, टिकटॉक पे नहीं मिलेंगे, मेजॉरिटी। और उनकी ही औलादें बिगड़ रही हैं। एक मेरा दोस्त 40+ है, मैंने कहा आप अपना स्नैप भी बनाएं, इंस्टाग्राम भी कराएं, टिकटॉक भी देखें, आपको पता चले आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि जिस तरह यूथ को गाइड कर रहे हैं, बड़ों को भी गाइड और ट्रेन थोड़ा सा करना, अवेयर करना चाहिए। बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है कि पेरेंट्स भी इन ऐप्स पे आएँ, उन्हें पता चले उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर ही कंट्रोल होगा। बिल्कुल इसी तरह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, नेगेटिव इस्तेमाल भी है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वे अडॉप्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू फॉर तशरीफ आवरी। हम देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज भी है, नेगेटिव चेंज भी है, और देखते हैं कि मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है, लेकिन हमने फॉलो करना है कि राइट डायरेक्शन क्या है, उसे किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन के टूल को भी देखें, स्किल्स भी सीखें, आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आके मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद बिज़नेस कम्युनिटी का भी हब है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पर भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मुतासिर हुई हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स या इस्लाहात हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा से ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकती हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे लिए बड़ी ये अहमियत की बात है कि आज हमें ज्वाइन किया है बाऊ मोहम्मद अकरम साहब ने। आप चेयरमैन हैं एप्टमा के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गढ़ समझा जाता था। लेकिन अभी हालिया एक कॉन्फ्रेंस हुई है EFS के गैर कानूनी इस्तेमाल में, जिस पे आपने भी शिरकत की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं EFS के गैर कानूनी इस्तेमाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़रा ये जी कि जो मामला है ना ये सिर्फ का, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम यार इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है, उससे जो मकामी सनत है थोड़ी बहुत मुतासर होती है। मगर फ़र्क क्या है कि एक्सपोर्टर का ये मामला है कि जब तक अच्छा यार नहीं होगा उतनी देर तक किस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा हम इस वक्त मिसाल दी जाती है, हम अक्सर कहते हैं बांग्लादेश है या वियतनाम है कि जी वो चले गए 49 बिलियन पे, वो 47 बिलियन पे। इसकी बात इसीलिए करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट है ये ज़्यादा होनी चाहिए। असल में होता क्या है कि जब आप अच्छा यार नहीं बनाते, पहले ये होता था कि हम लोग अक्सर ईरान बाहर से अपना कपास जो है वो हम बाहर से अमेरिकन भी मंगवाते थे और मंगवाते थे, उससे हमारा जो यान था वो बेहतर बनता था। अभी मशीनरी भी थोड़ी ओल्ड हो गई, आपको पता है, फ़र्क पड़ गया है। तो ये जो एक्सपोर्ट है ये हो नहीं सकती जितनी देर अच्छा यान ना होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी देखा जाए कि मकामी सनत को किस तरह चलाना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसको इसलिए इस तरह चलाया जा सकता है कि इसके ऊपर जितनी ड्यूटी है वो काम करें, इनको सहूलत दें। जो ये सहूलत आएगी, अब तो कहते हैं 18% जो है वो यान पे जो सेल टैक्स है उसके ऊपर नहीं है, लोकल पे है। तो ये फ़र्क भी पड़ेगा। लाजमी बात है कि इसके ऊपर जब आप बाहर से यान मंगवाएंगी वो सस्ता पड़ेगा और लोकल महंगा पड़ेगा, तो कौन लेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। उससे लाजमी बात है लूम भी मुतासर होगी और स्पिनिंग भी मुतासर होगी, अदर सेक्टर भी होंगे। तो इसलिए यह है कि इसको गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि दोनों को साथ लेकर जाए। बिल्कुल, एक्सपोर्ट को और अगर प्रमोट करना है तो वो लाजमी है कि कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं बनेगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। बिल्कुल, इसलिए गुजारिश ये है कि इसको अच्छा यान बनाया जाए लोकल में और उसके ऊपर उसको बराबर सतह पे लाया जाए। चाइना और जो हमारी इम्पोर्ट हो रही है और पाकिस्तान, कि हमें अगर आप देंगी जो यूनिट है वो 40 रुपीज़ का या 35 रुपीज़ का और उनको पड़ेगा वो 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का, तो वो मुकाबला नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको उसको उनके बराबर लेके आए कि ये मकामी सनत भी चले, इम्पोर्ट भी हो। इम्पोर्ट होने को बुरी बात नहीं है। देखें अभी देखें दुबई में है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ। उन्होंने कहा जी कि आप पहले 2% होता था उस दुबई में, तो अब उनको बढ़ा के 4 के 5% कर दिया। 5% पे आप ले आए और जो मर्जी करें। यहाँ पे तो ये आलम है कि हम लेके आते हैं, टैक्सीज पे टैक्सीज हैं, उनको रोका जाए। मकामी सनत किस तरह चल सकती है इसको देखा जाए मेरे ख्याल के मुताबिक। बिल्कुल इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की पहचान हुआ करती थी। फैसलाबाद में न सिर्फ फैसलाबाद का कपड़ा जो है वो पाकिस्तान में फेमस था बल्कि पूरी दुनिया में था। अभी रिसेंटली EFS के इस्तेमाल में कुछ अल्टरनेशन रिक्वायर्ड है। अल्टरनेशन कुछ भी हो सकती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, ऐसे मनसूबाजात लेकर आएँ जो कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को भी एम्पावर कर सके। अब EFS का मामला ये है कि यान जो है वो बाहर से मंगवाई जा रही है जिस पे 18%
सेल्स टैक्स नहीं लिया जा रहा, लेकिन जो मकामी छोटे ताजिर हैं या बड़े ताजिर हैं जो कि यार्न का कारोबार करते हैं तो उनसे 18% सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। अब ऐसे में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कायम है कि जाहिर सी बात है एक बिजनेसमैन को जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो उसी चीज़ को इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा और अपनी जो चीज़ें हैं उसे बेचेगा। अब ऐसे में कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट लेकर आया जाए, और इस डिफरेंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस डिफरेंस और इस मार्जिन को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत की पहली और अवलिन तरजीह होनी चाहिए यहाँ के लोकल और मुकामी लोग जो कि पाकिस्तान को एम्पावर करने के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हुकूमत इनके लिए कोई खातिर खा इंतजाम करे, जिस तरह से बाहर के जो इम्पोर्ट है उस पर 18% सेल्स टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो यहाँ के जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं या जो चीज़ें यार्न बनाते हैं तो उन्हें भी इस काबिल रखा जाए, खातिर खा में लाया जाए, ताकि उनके दरमियान में ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस ना रहे, और जिसका सारा नतीजा जो है, सारा नतीजा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद की पहचान भी थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग कारोबार की गर्ज से भी आते, तो ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों के चूल्हे वाबस्ता हैं इससे, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर रोज़गार करते थे। अगर हम यूथ के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरून मुल्क को तरजीह देंगे, वहाँ जाएंगे, अपनी स्किल्स यूटिलाइज़ करेंगे। तो जब एक मुल्क की बहुत बड़ी यूथ यहाँ से कूच कर जाती है तो मैं ये समझती हूँ कि उस मुल्क के लिए ये बहुत नुकसान है। तो यहाँ पर मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, आप किस तरह से देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बुनियादी चैलेंजेस क्या हैं जो कि फ़ौरन हल होने चाहिए? मैं क्योंकि मेरा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मेरा तल्लुक है तो मैं उसके मतलब ज़्यादा बात करना चाहूँगा। देखिए, हम कहते हैं कि जी अभी कुछ पता चल रहा है कि जी डाइड एंड प्रिंटेड जो क्लॉथ है वो भी बाहर से इम्पोर्ट होगा, कुछ हो भी रहा है, मेरा ख्याल है ग्रे तो हो ही रहा है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो लाखों लोग इसके साथ मुंसलिक हैं प्रोसेसिंग यूनिटों के साथ, एक तो इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो इसको बात को समझती हैं, पर जब जॉब नहीं होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लाखों इनके साथ जुड़े हुए हमारे बिजनेस के साथ। तो ये अभी क्या हुआ है कि जब क्राइसिस आते हैं ना तो इंडस्ट्री का बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल से ये टेक्सटाइल चला रहे हैं, प्रोसेसिंग जो है। आपको पता है बड़े बड़े यूनिट यहाँ पे फैसलाबाद में क्रैश कर गए, बैठ गए। उसकी वजह क्या हुई? वजह ये हुई है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है, आमदन कम है, जिसकी वजह से वो जब 2-4 माह ऐसे क्राइसिस आता है एकदम वो इंडस्ट्री नीचे जानी शुरू हो जाती है, 2-3-4 साल में वो क्रैश कर जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इसमें टैक्सेस की जितनी भरमार है, मिसाल के तौर में आपको बताता हूँ, ये हमारे ऊपर अभी डायरेक्टिव हम डाइज इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, सेल ड्यूटी है, सेल टैक्स है, अदर टैक्सेस हैं, वो 52% बन जाते हैं इम्पोर्ट का, जितने हम करते। अब देखें, जब 52% वो पे किया, फिर हमने सेल टैक्स इधर पे किया वैल्यू में जाकर, वो कहाँ पे हम कर रहे हैं? जब 100% के ऊपर उसके ऊपर खर्चे ही बढ़ जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगी। उसका जो कपड़ा है वो लाजमी बात है कि अवाम के ऊपर ही लोड पड़ना, इसके ऊपर लोड पड़ना। एक तो ये है कि इसके ऊपर टैक्सेस की जो भरमार है उसको कम किया जाए। अभी हमें जब तक ये सहूलतें नहीं होंगी ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, और जब नहीं चलेगी तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कि अब जॉब नहीं लोगों को मिलेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। बच्चों के क्या हालात है? जिससे आपने बात की अभी कि यूथ हमारे पास है, यूथ से हमने किस तरह फ़ायदा लेना? बिल्कुल, यूथ को जब हद तक हम लोग मुलाजमतें नहीं देंगे वो किस तरह चलेगी? नहीं चल सकती ना। क्यों नहीं चल सकती? वो बच्चों ने कहीं ना कहीं तो जाके फिट होना है ना जी, कहीं ना कहीं तो उन्हें जॉब मिलनी चाहिए ना। वो जब जॉब नहीं मिलती तो फिर अदर एक्टिविटीज़ में उनका जो हाथ जाता है, उससे ये गलत मामला सारे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को, ख़ासकर प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं,
ये असल में वैल्यू एडेड हैं, ये हम लोग हैं। जब तक हम नहीं होंगे, वो इसके ऊपर ये प्रिंटिंग नहीं होगी जैसा आपने भी देखा होगा, तो ये चलेगा नहीं। ग्रे क्लॉथ तो है, इसमें कोई शक नहीं, बुनियाद है, इसमें कोई शक नहीं कि जिनिंग इसकी बुनियाद है, स्पिनिंग है, वीविंग है, मगर प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा अहम किरदार है इसमें। इसको सहूलतें दे के इसको चलाएं और चला के लोगों को रोजगार दें। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली ऐसा जो खुशहाली आएगी और गवर्नमेंट को भी सहूलत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी जॉब दे नहीं सकती, बिल्कुल उनके पास तो इतना बड़ा निज़ाम नहीं होता। 100 अगर मुलाजमतें गवर्नमेंट बाहर निकालती है कि जी 100 निकलेंगी, तो वो होता क्या है कि मेरा ख्याल 1 लाख दरख्वास्त चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो वो कहाँ से देंगे? ये प्राइवेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो जॉब दे सकता है और काम चला सकता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमेशा के लिए इंडस्ट्री को जितनी सहूलत होगी उतना ही हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को सहूलत होगी कि हम उनको जॉब देनी नहीं पड़ेंगी। जब ये कंपटीशन होगा, मुझे भी ज़रूरत होगी, आपको भी ज़रूरत होगी और अदर आदमी को भी ज़रूरत होगी, तो लाजमी बात है मैं अगर किसी आदमी को 50,000 रुपये देता हूँ, दूसरा जो मेरे पास आएगा वो कहेगा जी मुझे तो दूसरी जगह 70,000 की मिल रही है। तो ये कंपटीशन जब होगा तो लाजमी बात है कि जो हमारा कहते हैं ना जी, हम बिल्कुल निचली सतह पे हैं, इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हम ऊपर आएंगे अल्लाह के फजल व करम से। बिल्कुल इसी तरह से अगर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बहाल होंगे तो यकीनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दीगर डिपार्टमेंट है जिसमें स्पिनिंग आ गया, वीविंग आ गया, तो वो भी ग्रो करेंगे। तो ऐसे में प्रोसेसिंग यूनिट के बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एक ही डिमांड की जा रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जो कि टैक्स फ्री हों या टैक्सेशन में आसानी हो, ऐसे कि जो आम इंसान या जो ताजिर कम्युनिटी है उनके लिए बोझ साबित ना हो। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ना सिर्फ मुल्क की ग्रोथ में काम करती है बल्कि नौजवान नस्ल को जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। तो इन दो चीज़ों को अगर हुकूमत प्रॉपरली यूटिलाइज़ करती है तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को एम्पावर करने के लिए फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे बहाल करने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। यहाँ पर बाओ अकरम मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम साल 24 और 25 देखें, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये किस तरह का साबित हुआ है, क्या बेहतरी आई, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा ये बेहतरी की है कि जो EPPs के जो मुआहदे आपको पता है चल रहे थे, उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश करके उसके साथ हमें कुछ ना कुछ सहूलत दी है। जहाँ पे ये यूनिट चला गया था 55-56 रुपये का, आपको पता है, और दोबारा वापस आता था, अभी भी हमें जो मिल रहा है वो 40 रुपीज़ का मिल रहा है, बमा QTR व अदर टैक्सेस डाल के इतने का हमें भी पड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो टैक्स यूनिट है और इन्हें इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक ही चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ आया जाए और वैल्यू एडिशन जो है ये भी किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कभी पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। मौजूदा सिचुएशन क्या है, कौन कौन से क्राइसिस हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट मैं समझती हूँ कि बेसिक यूनिट होता है जिसकी वजह से स्पिनिंग जो है ये भी स्पिनिंग सेक्शन जो है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये भी एम्पावर होता है और वीविंग जो है इसकी तरफ भी बेहतरी आती है। तो प्रोसेसिंग यूनिट में जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, जहाँ पर टेक्सटाइल जो टैक्सेशन है इसके निज़ाम को बेहतर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 2024 और 2025 का साल, ख़ासकर अगर प्रोसेसिंग के हवाले से टेक्सटाइल में बात करें, कैसा रहा, क्या उसमें बेहतरी आई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन वो थोड़े से डिसपॉइंटेड हो गए थे, उन्हें ये लगा था कि आने वाले सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि फ्यूचर क्यों नहीं है, फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से हम बैठे हैं और चला रहे हैं। ये क्राइसिस आते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्राइसिस को से निकलना कैसे, असल मसला तो ये है कि क्राइसिस से निकलना कैसे। देखिए, आपने बात की है ना कि ख़त्म हो रहे हैं लोग इससे निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई, चाहे यहाँ पे बड़े बड़े जो यूनिट है ख़त्म हो गए। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने दोबारा कोशिश करके हमने दोबारा स्टेबल हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। इस साल बेहतरी में आए हैं काफ़ी, कि हम कहेंगे नहीं आए ही नहीं, बिल्कुल आए हैं बेहतरी।
अगर कोई 5, 6, 7 रुपये 8 रुपये का यूनिट का फ़र्क पड़ा है तो लाजमी बात है कि इंडस्ट्री बेहतर होगी, क्यों नहीं होगी। मगर हमारे साथ क्योंकि गवर्नमेंट ने जहाँ पे हम गए थे जिस वक्त ये जो अदारे अच्छे भले चल रहे थे, ये बड़े बड़े ब्रांड थे, वो ख़त्म क्यों हुए कि हम थे 21-22 रुपीज़ पे पर यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी पे, हम चले गए 50 पे। तो वो जो इतना गैप आया ना, उसकी वजह से इंडस्ट्री खत्म हुई। हमारा हमेशा मुतालबा यही रहा है कि आपने हमारे साथ जो मुआहदा किया था 9 सेंट का हमारे साथ था, वो तकरीबन इतने ही बनता है 24-25 रुपए का, ठीक है, उस पर ही हम चल रहे थे। जब यकदम सब्सिडी ख़त्म की गई इंडस्ट्री टेक्सटाइल के लिए, वो जो ख़त्म की गई प्रोसेसिंग यूनिट, अदर यूनिट बैठना शुरू हो गए, इतनी वो बर्दाश्त नहीं थी, इतने उनको इनकम नहीं थी कि वो उसका सामना करते, उसका मुकाबला कर सकते, सो नहीं कर सके। वो जो जिनके एक्सपेंस ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल बैठ गए। बिल्कुल बैठने से वो क्या हुआ कि खराबी, जो लोग चल रहे हैं अभी, उन्होंने कोशिश करके अपने आप को स्टेबल किया कि किसी तरह चला जाए। और मेरा ख्याल है कि इस साल अल्लाह के फजल करम से ये तो बेहतर हुई हैं। अगले इंशाअल्लाह ताला 25-26 में जब हम जाएंगे और हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि इसको चलाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिटों को चलाएंगे, तो इसके साथ जो चैन जुड़ी हुई है ये करोड़ों लोगों की है। बिल्कुल। इसके साथ जो एक फ्रूट वाला भी है ना, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप शहर जाएंगी ना, जब सूतर मंडी के बाहर बैठेंगे, इधर उधर बैठेंगे, वो जो चारों 8 बाजार है, वहाँ पे कपड़े का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो भी उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जितने इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरी बनाने वाली, डाइज वाली, केमिकल वाली, अदर यूनिट, एक पेंसिल से लेके हर बंदा हमारे पास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेतों से लेके यहाँ तक। और ये चलेगी अल्लाह के फजल करम से, तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। ये यूरोप तो है नहीं कि जहाँ से आपको, अगर आप आज आपके पास जॉब नहीं है तो सुबह आपको पता है मुझे कि मुझे 1100-1200 यूरो 1000 पाउंड मिल जाना है, तो ये आपको पता है। यहाँ तो आपके पास ये देने के लिए है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो हम जो प्राइवेट सेक्टर है यही जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको प्रमोट करना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करे। क्यों कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास, हम इनकम नहीं इतनी करते, ना हमारी इतनी इनकम होती है, मगर हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। जब हम देते हैं, जॉब देते हैं, तो वो ये लाखों करोड़ों लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको वो रोजगार चलता है। इसलिए ये टेक्सटाइल चलेगी, हमारी भी खुशहाली होगी और आवाम की भी खुशहाली होगी मेरे ख्याल के मुताबिक। और अल्लाह के फजल करम से गवर्नमेंट को भी जो हम करोड़ों अरबों के हिसाब से मेरा ख्याल है कि हम लोग टेक्सटाइल ही जो है अरबों के हिसाब से हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि नहीं दे रहे, मगर यह कि हमें सहूलत दी जाए इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए और पाकिस्तान को चलाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक पूरा सर्कल है जिससे बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, जिसमें छोटी बड़ी सनतें भी आ जाती हैं, जिसमें पावर लूम्स भी आ जाती हैं, जिसमें स्पिनिंग भी आ जाती है, जिसमें हमारे काश्तकार भी आ जाते हैं। जाहिर सी बात है वो कपास जो हैं वो बीजेंगे। अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो निज़ाम है बेहतर है तो यकीनन वो भी खुशहाल होंगे। तो टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री के साथ साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे कारोबार भी वाबस्ता है, आम इंसान की ज़िंदगी भी वाबस्ता है, चूल्हे जो जलाने हैं ये भी वाबस्ता है, नौजवान नस्ल की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। जब इतनी सारी चीज़ें एक ही सर्कल से अटेंड होंगी या कनेक्टेड होंगी तो मैं ये समझती हूँ कि उसको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर मौजूदा माशी सिचुएशन को देखें, हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखें, तो आप किस तनाजुर में देखते हैं कि क्या ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्रेंडली हैं? देखिए, बात ये है कि हम तो गवर्नमेंट से उम्मीद ही करते हैं हाँ जी कि हमारे साथ फ्रेंडली चला जाए, और जब वो चलेंगे ही तो ही काम चलेगा, इसमें शक नहीं होना चाहिए। मगर माशी सूरत हाल भी बेहतर तभी होगी जब आपको इनकम होगी। मैंने बार बार एक बात की है, जब तक इनकम नहीं होगी आपको, आप जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोगों को इनकम नहीं होगी, माशी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी मुझे बता दो। ये इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, टैक्स हम पे करेंगे
तो पाकिस्तान चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतना टैक्सेस भी ना लगाएं कि लोगों को जॉब भी ना दी जाए। और माजी हालत भी इसी तरह ही बेहतर होनी है कि लोग जो हैं अनजॉब हैं उनको जॉब मिले और लोगों का मेयार ज़िंदगी है जो है वो बेहतर हो। जब उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी कौम खुशहाली होगी अल्लाह के फजल करम से। इस वक्त गवर्नमेंट ने देखा हमारी ये जो माशाल्लाह नून लीग की गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट है, क्योंकि मेरे काफ़ी मेरे भतीजे वो 3 दफ़ा MP रहे हैं और मेयर भी हम साहब का थे, मलिक साहब का, तो मैं इसी के साथ मुंसलिक हूँ। तो मैं तो यही इनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी खुशहाली इसी में है कि इस लोगों को सहूलतें। बिल्कुल। अभी इनकी खुशकिस्मती क्या है कि आप देखें कि जब माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, और ख़ासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा असम मुनीर साहब का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और मैं मुबारकबाद भी दूंगा आपके हवाले से कि उन्होंने माशाल्लाह हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। तो मैं तो समझता हूँ हम हैं और फौज है, फौज हमारी जान है, हमारी जान है, इसमें तो शक नहीं। तो मगर ये गवर्नमेंट की खुशकिस्मती ये है कि अभी प्राइस नीचे आई। आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई। उसकी वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने किया, इन्होंने काम नहीं किया होता तो आप देखें ना, मेरा ख्याल है 33% पे गालबन चली गई थी महंगाई के चक्कर में, तो इस वक्त 0 से भी नीचे आ गई। तो कुछ तो हुआ है ना, लोगों को सहूलतें हुई हैं, इसमें शक नहीं है। मैं कहता हूँ हुई नहीं, खुशहाली आई है, बेहतर आएगा इंशाल्लाह ताला। मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है कि यूथ जो है फारग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनको सहूलतें दी जाए, उनसे पूछा जाए, उनके लिए सेमिनार कराए जाए, उनको जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बुला के उनके पोतों को सहूलतें ऐसी दें कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आप इंजीनियर बन गए। उसके इंजीनियर बनने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसको आप जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर जॉब बंद करके उसने फिर भी एक 50,000 का मुंशी लगना है तो फिर क्या फायदा, कुछ होगा फायदा? वो तो कई इंजीनियर है तो उसको जॉब मिले तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की, उसका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। डॉक्टर बनती है बच्चा तो वो भी खुशहाल उस वक्त होगी जब बच्ची को उसके जॉब की मिलेगी। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला हम खुशहाली जो है वो हमारे कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। हम पूरा उम्मीद है पाकिस्तान से, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। ये जो हम जाते हैं ना बाहर, तो हम जब बैग और जमात से जाकर उठाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान क्या है। और आप दुनिया में, अभी मेरे कल दोस्त बता रहे थे कि अमेरिका में 3 से 4 गुना महंगाई होगी। परसों कल की बात है, वो मतलब अभी अमेरिका से है, वो अमेरिकन सिटीजन है, कहते इतना जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया जिसका अंदाजा नहीं। अमेरिका जैसी कंट्री में भी ये हालत है। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है, फिर भी मैं हर चीज़ अल्लाह आसानी से देता है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल। इसलिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल चलाएं, इसके साथ बहुत दुनिया जुड़ी हुई है, ये दुनिया जुड़ी रहने दें। और जब ये जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि 4 साल 5 साल 6 साल पहले जो इधर बम फट गया, उधर हो गया, उधर हो गया, खुशहाली क्यों आई? कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने करके स्टेबल किया उसको। अभी अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में चंदा इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। जब हम बाहर जाते थे तो हमें ईमानदारी की बात है, मैं नीदरलैंड में था, एक दफ़ा जो पेशावर का मामला हुआ था और स्कूल का, तो मैं उस वक्त नीदरलैंड में था, तो मुझे वो ऐसे पढ़ रहे थे वो मेरे दोस्त से, हम मुजरम हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है, खुशहाली होगी अल्लाह के फजलो करम से। और यही उम्मीद आप रखें कि माशी निज़ाम इंशाल्लाह बेहतर होगा।
बिल्कुल इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के कारोबार भी वाबस्ता हैं। और इसके साथ साथ अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हवाले से बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में टेक्सटाइल का एक अहम किरदार है। और इसमें अगर हम देखेंगे कि यूथ जो है उसे मुलाजमत फराहम करनी है, या वो लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं किसी ना किसी रीज़न्स में, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब किसी भी इंडस्ट्री का जो है टेक्सटाइल का हो या कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी हो उसे एम्पावर किया जाए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस कम्युनिटी है या टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा निज़ाम लाया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है वो भी हो, और साथ ही साथ जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि टैक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टैक्स के रोल को इससे कोई भी दोहरी राय नहीं रखता। लेकिन इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, टैक्स का जो निज़ाम है इसे कम भी किया जाए, ताकि जो ताजिर कम्युनिटी है या हमारे बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें, और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो वो ग्रोथ कर सके। अगर वो ग्रो करेगी तो यकीनन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुलाजमत की वजह से बैरून मुल्क जाते हैं, तो उन्हें अपने ही मुल्क में रोज़गार का मौका मैसर होगा, तो यकीनन ये एक अच्छी बात है। तो सर, अब ये बजट आने वाला है 2025 से 2026 का, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, खासकर प्रोसेसिंग के लिए बेहतर साबित होगा? जिस तरह मैंने आपको ये बात बताई है ना जी, कि पिछले दिनों हमारे पास चैम्बर में फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, अभी हारून अख्तर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने डायरेक्ट उनसे बात की थी। मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये बात कही थी कि आप देख ही रहे, आप कह रहे हैं जी हमारा 16-17 बिलियन पे इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट है। हम आपने ये नहीं पूरी पूछा चैम्बर से कि इसको हमने 30 बिलियन पे कैसे लेके जाना है, और यह ये नहीं आपने अभी तक जिक्र किया कि हमारा जो पूरी दुनिया की 882 बिलियन की एक्सपोर्ट में जो हमारा हिस्सा है वो सिर्फ 1.98 है या ना 2 है। तो आपने ये नहीं कहा कि आप मुझे ये बता दें कि ये आपने 3 पे कैसे लेके जाना है, 4 पे कैसे लेके जाना है। अदर कंट्रीज जो हैं वो ये पूछ रही हैं अपने एक्सपोर्टर से और अपनी इंडस्ट्री से कि आपको क्या सहूलतें दी जाए। क्यों अब बार बार लोग बात कर देंगे वियतनाम की और बांग्लादेश में। मेरे पास अभी वियतनाम का डेलीगेशन भी अपना ऑफिस में आया था और उनसे हमने सवालात किए, और बांग्लादेश का भी अक्सर कहा जाता। आप देखें बांग्लादेश ने भी यही किया है, इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे सहूलतें दी। उसकी एक्सपोर्ट यारन तो वो पहले कपड़ा पाकिस्तान से बांग्लादेश लेता था, बिल्कुल, हाँ जी, फिर यारन लेने बैठ गया, अब दुनिया में वो काम कर रहा है। उसने चलाई है इंडस्ट्री। बजट भी तभी बनेगा अगर आपको टैक्सेस आएंगे, इसमें तो शक नहीं है ना। अगर बजट आया तभी बनता है ये, अगर टैक्सेस आए। मगर टैक्सेस लेने का भी एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। आप देखें, आपके पास अगर फॉरेन एविडेंस ना हो, जितने लोग आते हैं आपके, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, जितनी आपको फॉरेन का आती है आप देखिए वो तकरीबन कितने बनते हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। 18-19 बिलियन जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, इससे थोड़ी बजट बनेगा। बजट तो बनेगा जब ये जाएगी 30 बिलियन 40 बिलियन, तो फिर ये बजट बेहतर होगा, हमें किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने तजवीज़ उनको दी थी कि आप इन साहबान से ये पूछें कि ये कैसे हम इसको 3 पे लेकर जाएं, फिर बजट इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तजवीज़ वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैंने डायरेक्ट भेजी हुई है कि ये इसमें आप दें सहूलतें, और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्री भी चलेगी। अभी आप देखें, अब जो हम लोग लोकल जितनी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये अगर हम ना बनाए, अल्लाह ना करे ऐसा बैठ जाए, तो आपकी जितनी आमदन है, जितनी आप इंपोर्ट करेंगे, आपके पास डॉलर कहाँ से आएंगे? बिल्कुल नहीं ना आएंगे। तो ये डॉलर रोकें। हम 98% या 97% आपको ये जो है ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
मतलब डोमेस्टिक में जितना भी हमारा हिस्सा है इंडस्ट्री का ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। तो ये तभी बनेगा बजट कि अगर इसको सहूलतें देंगे इंडस्ट्री को और चलाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने वादा किया था मेरे साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी और अभी हारून साहब ने भी जो मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने कहा था कि जी हम इसके ऊपर बात करेंगे और टैक्सेस के बोझ को कम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इस बजट में अगर सहूलतें दी गई तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, इंडस्ट्री भी बेहतर होगी और अल्लाह के फजल करम से एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। और पाकिस्तान आने वाले बजट में अगर अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया गया, अच्छे तरीके से, मैं ये बात दोबारा कह देता हूँ, अगर बेहतर तरीके से हैंडल किया गया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी और लोकल डिमांड भी इंशाल्लाह पूरी होगी और खुशहाली भी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से 2025 और 2026 के बजट को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोग हों, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, वो हेल्थ केयर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तो सबकी जो नज़रें हैं वो 2025 से 2026 के बजट में है। ऐसे में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी थे, बहुत सारी ऐसी स्कीमें भी थी, वो अगर फाइनेंस को भी देखें, बिज़नेस को, कम्युनिटी को भी देखें, वो कंप्लीट नहीं हो सकी। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन अब सबकी जो उम्मीदें हैं वो 2025 और 2026 के बजट में है। तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आप बिज़नेस कम्युनिटी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने उनके साथ बैठ के मीटिंग्स भी की होंगी, उनकी ज़रूरियत का भी पूछा होगा कि वो इस बजट से क्या चाहते हैं। तो इसका मुझे ज़रा थोड़ा सा आइडिया दें कि जो आम ताजिर है, जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी, आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इस वक्त तो हर आदमी ये देख रहा है जी कि काम किस तरह हमने चला। इस दफ़ा दुकानदार भी परेशान है, यह आप कहें कि परेशानी नहीं है, हर बंदा इस वक्त है, इसमें शक नहीं है। मगर ताजर यही चाहता है कि अभी जैसे मैं आपको एक छोटी सी पहले बात बता लूँ फिर आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि जी ये इतने लोग 60 लाख या कितने लोग सारे टैक्सेस में हैं, इस नेट में आगे हम आदमी नहीं लेके आ रहे कि इसमें हम 2 करोड़ 3 करोड़ आदमी को इसमें शामिल करें और हमारे पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं जो टैक्स दे रहे हैं उसी को हम बार बार निचोड़ रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कर रहे कि हम ये जो नहीं दे रहे उनसे क्यों ना लें। हमने ये मुतालबा बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किया है, बल्कि APR से उधर इस्लामाबाद जाके भी मैंने बात की थी। तो आप ऐसा निज़ाम बनाएं जो टैक्सेस नहीं दे रहा है उससे टैक्स लें। आप हमें निचोड़े जा रहे हैं, क्यों हमें निचोड़ रहे? हम क्यों नहीं नए आदमी लेके आ रहे? क्यों हम उनको छोड़ा हुआ है? एक आदमी के पास मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, एक आदमी के पास नजर आ रहा है कि ये इसने 10 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, अगर वो टैक्स दे रहा है 3 लाख अपना 3,000 रुपया, तो क्यों 3,000 दे रहा है? जिसको खुशहाली ये थोड़ी आएगी आप साइकिल वाले को निचोड़ लें और कहेंगे इसका टैक्स नहीं मैंने लेना, ऐसा नहीं होता। यहाँ वो एक आदमी दे रहा है टैक्स, उसके पास 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ, क्या फर्क पड़ता है? मगर उसने दिया हो। हम भी इंडस्ट्री को बार क्योंकि हम नजर आते हैं, हमें बार बार निचोड़ रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि ये जो टैक्सेस नहीं दे रहे इनसे टैक्स लें। जब ये लोग 3, 4, 5 करोड़ के SSC होंगे, आप उनसे टैक्स लेंगी और तो फिर निज़ाम चलेगा, फिर ही वो सारी दुनिया सहूलत होगी। आप कहें जी आप इनसे टैक्स वसूल करके हमें दें, हमारे पास ना तो कोई फोर्स है ना हमारा कोई निज़ाम है, हम किस तरह कर सकते हैं? आप कहते हैं जी, हमें कहते हैं जी आप 4% पे करें नॉन रजिस्टर्ड पे, मतलब 1 लाख रुपए पे हम अगर 1 करोड़ पे 4 लाख रुपए पे करते हैं, अगर 5 करोड़ है तो 20 लाख तो ये हमने पे किया, वो नहीं दे रहा हमें जिसका हम काम कर रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड करें, क्यों नहीं कर रहे? हम बार बार कहते हैं। चलो हमने तो ये भी कहा है हमें पाबंद कर दें, हमारे 400-500 धारा 600 है प्रोसेसिंग का, इसको पाबंद कर दें कि आपने जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं इनका काम नहीं करना, इनकी प्रोसेसिंग नहीं करनी, कुछ तो करें। उसको आप 4% पे कहते हैं जी इसको 4% पे आप दें और सेल करते जाए, उससे नहीं पहुँच रहा।
हमसे बिल्कुल इसी पूछें। तरह से है कि अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे तो टेक्सटाइल के साथ साथ टैक्स निज़ाम को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो लोग जो टैक्स नेट में हैं और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं उन्हें भी टैक्स नेट में लेकर आने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कीमत चाहिए हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मौजूदा पॉलिसीज़ में क्या क्या अल्टरनेशन की ज़रूरत है और ये कितनी अहम है आजकल के दौर में। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कोस्ट इफ़ेक्टिवनेस की तरफ लेकर जा रही है पूरी चीज़ों को, और ऐसे में पाकिस्तान है यहाँ पर कोस्ट इफ़ेक्टिवनेस या वैल्यू एडिशन पे उस तरह से काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जिसका खमियाजा जो है यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसी को मुलाजमत से हाथ धोने पड़ रहे हैं और बहुत सारे यूनिट्स जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंद हो रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि कोस्ट इफ़ेक्टिवनेस आए। और कोस्ट इफ़ेक्टिवनेस कब आएगी कि जब टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा और एनर्जी की जो कोस्ट है उसे इफ़ेक्टिवली देखा जाएगा और ख़ाम माल की जो प्राइस है उसे भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स आ सकती हैं। तो सर, हमने ये ख़बरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई हम देख रहे हैं, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भी ये बात कर रहे हैं कि आइंदा चाइना से आने वाला जो कपड़ा है, ख़ासकर लेडीज़ का डाई का, वो यहाँ के जो रेट्स होंगे उससे भी कम होगा। अब ये सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, प्रोसेसिंग को, स्पिनिंग को किस तरह से मुतासिर कर सकती है? ये ज़बरदस्त खराबी होगी, बहुत मुतासर करेगी, थोड़ा सा नहीं करेगी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको कि देखें, आप डाइज एंड केमिकल जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करती हैं, करके लगाती हैं इसके ऊपर। अभी ग्रे जो है वो जो इसको ये पूरा कपड़ा बोलते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, इसमें शक नहीं है। एक तो है यार्न इम्पोर्ट हो रहा है, एक है कपड़ा इम्पोर्ट। कपड़े तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर कपड़ा आप इम्पोर्ट करेंगी तो यहाँ के जो ये लूम्स वाले हैं जितने भी हैं, वीविंग वाले, ये कहाँ जाएंगे? ये इसके बाद आ जाती है प्रिंटिंग एंड डाइट। ये अगर प्रिंटिंग और डाइट भी बाहर से आना शुरू हो गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके साथ जितनी भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? ये मुझे अभी भी पता चला था पिछले दिनों कि ये कुछ वैसे वहाँ पे हुए हैं, सौदे वगैरह हुए हैं कि डाइड एंड प्रिंटेड भी वहाँ से आएगा। ठीक है। अगर वो आ गया तो आप समझ लें कि ये तो टेक्सटाइल की कमर में आखिरी किल होगा मेरा ख्याल, जो आप लगा देंगी। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं जी टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान की जो है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो आप समझ लें कि वो जब उसमें आप किल लगा देंगी तो वो जो दो टुकड़े हो जाएगी उसके, तो आप देखेंगे कि कमर बैठ जाएगी। इसी तरह टेक्सटाइल बैठेगी अगर ये काम हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कभी भी इसकी जो डाइंग एंड प्रिंटिंग कपड़ा है इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सही। हाँ, इसको अगर करना भी है कुछ तो पहले उस सतह पे लेके तो आए कि अगर हम एक 100 रुपये का कपड़ा बना रहे हैं उसके एक्सपेंड डाल के, वो अगर 90 में आ जाएगा 90s में आ जाएगा तो सेल तो 90s में होगा ना, तो ये कौन लेगा? बिल्कुल नहीं ना लेगा। क्योंकि आप उसके ऊपर 18% अगर नहीं लेते, 18% सेल टैक्स भी नहीं लेते, पाकिस्तान हमें कहते दे दे, तो कहाँ से वो चलेगी? उसको बराबरी की सतह पे भी तो लेके आए। अगर वहाँ पे उनको ये कपड़ा 90 रुपये में बेच के उनको पैसे बच रहे हैं तो हमें भी तो 90 रुपीज़ में सेल करके हमें तो बचे ना। हम ये कोशिश करें कि हमने चाइना से बेहतर बना के यहाँ सेल करना है, ये तो हो गया मुकाबला। अब ये हम वहाँ यूनिट होगा 15 रुपये का, 20 18 रुपये का, हमारा यूनिट होगा 40 रुपये का। आप कहेंगे हमने इम्पोर्ट भी करना और इसका मुकाबला भी आपने करना, ये किस तरह हो सकता है? ये तो टेक्सटाइल बैठ जाएगी बिल्कुल। आप एक यूनिट जब ये बैठ गई प्रोसेसिंग तो पूरा चैन बैठ गई ना। यहाँ पे आप जाएंगे स्पिनिंग की तरफ, स्विमिंग की, साइजिंग, चिनिंग, खेत वगैरह। जो हमारी बेल थी वो मेरा ख्याल है 9.4 मिलियन थी 2 साल पर, अभी वो 7 कितने पे आ गए हम। खेत तो बैठ रहे हैं बिल्कुल है जी, वहाँ पे हमने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी। उसको रोकना चाहिए, ग्रीनलैंड को रहना चाहिए। ग्रीनलैंड होगी तो पाकिस्तान चलेगा। यकीन करें कि आज एक जो मेरा जिम्मेदार है जिसकी 10 एकड़ जमीन है, वो तो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता।
उसने क्या चलना, उसको सहूलतें दें। ये कहते हैं टैक्सेस लगाएं, 10 एकड़ वाले पे क्या टैक्सेस लगाना, उसके तो बेचारे का लस्सी पानी नहीं पूरा होता, पंजाबी में कहते हैं ना। तो वो खेत चलें, वहाँ से आए हमारे प्रिंटिंग तक चले, और इसी तरह चलेगा। आप इम्पोर्ट को बिल्कुल रोकें। अभी अगर जान कि अब लोग बैठ रहे हैं जी, बैठ गई इंडस्ट्री, बैठ गई, उसको सहूलत दें, वो बैठे नहीं, उसको बराबर लेके आए। चाइना की कहते हैं ना जी ये सस्ता पड़ रहा है, उसके बराबर लेके आना कि यार आपको अगर वहां पे इतने का पड़ रहा है, 10 रुपए का एक कौन पड़ रही है, तो यहाँ पे 9.5 रुपए की कौन पड़े ना, 9.5 की पड़े, वो सेल करे 10 रुपए की, और उसको भी बराबरी की सतह पे होना कि मैं क्वालिटी बनाऊं चाइना से बेहतर और मैं 10 रुपए की सेल करूं। अगर ये 8 रुपए की बेचेगा और ये 9 रुपए की बेचेगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसी तरह हम प्रोसेसिंग में है, अगर हम 100 रुपए का बेचेंगे कपड़ा प्रिंट करके, और वो कहेंगे मैं 90 रुपए में ले लो, तो 90s वाला ही लोग खरीदेंगे, 100 वाला नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया के हवाले से हमने बात की, हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की। बांग्लादेश से तो हम बहुत आगे थे, माजी की अगर हवाले से बात करें, बांग्लादेश जो है वो कोस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जा रहा है, चाइना जो है वो भी मैदान में आ गया है। तो ऐसे में हम क्यों इस चीज़ में पीछे रह गए हैं? क्या हमारी पॉलिसीज़ जो हैं इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, काश्तकार भी परेशान है, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऑनर भी परेशान है। इस क्राइसिस से निकलने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए? ये बात तो वहीं खड़ी होती है कि देखें, ये जिम्मेदार भी भाई हमारा पास है, और टेक्सटाइल से मैंने कहा था सारी चैन हमारा है। हर आदमी पाकिस्तान में किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश ने यही किया। बांग्लादेश में आपको शायद इल्म नहीं है, वहाँ पे उन्होंने जब प्रमोट किया ना जी जो प्रोसेसिंग है और वेदर यूनिटों को, जो एक्सपोर्ट को उन्होंने किया, तो उन्होंने अपना जो रेवेन्यू था टैक्सेस से बिल्कुल कम किए। उन्होंने कहा जी हर कीमत के ऊपर आपने डॉलर लेके आने। इसी तरह चाइना ने किया। आप चाइना को देख ले, चाइना क्या कर रहा है? चाइना कह रहा है जी पैसे लेके आए बाहर से, चाइना ये कह रहा है, हम कह रहे हैं हमारे डॉलर बाहर जाएं। बिल्कुल यही हो रहा है ना। अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? अगर हमारी इम्पोर्ट है 100 रुपए की, तो एक्सपोर्ट है 50 रुपए की, तो कैसे बजट बढ़ना है? कैसे खुशहाली आनी? बराबरी की होगी तो फिर ही आएगी ना, अगर अदरवाइज तो आ ही नहीं सकती। कैसे बजट बनेगा? बजट बन ही नहीं सकता। ये देखें कि इसको चला के हमने खुशहाली पैदा करनी है और ये काम चलाना है। मेरे तो ख्याल के मुताबिक यही है। अगर इसका आपको देखें कि एक अभी ने सवाल किया कि जिम्मेदार तो बेचारा बिल्कुल कमजोर हो गया। इसके लिए कोशिश करें गवर्नमेंट कि हर यूनिट को चलाए। और जो हम कहते हैं कि जी ये जो बच्चे हमारे फारग फिर रहे हैं, मैंने पहले भी बात की है, इसको मैं दोबारा यही कहूँगा, यूथ को सहूलतें दें, इनको हुनर दें कि बाप काम करें और सहूलतें पैदा करके इनके लिए जॉब पैदा करें, और इंशाल्लाह ताला टेक्सटाइल भी चलेगी, अदर इंडस्ट्री भी चलेगी। बिल्कुल इसी तरह से है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों के कारोबार भी वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जो कि लोगों के लिए बजट फ्रेंडली हों, हमारी नौजवान नस्ल है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें। खासकर जॉब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने में आ रही है। तो ये तभी होगा कि जब इंडस्ट्री जो है बहाल होगी, और इंडस्ट्री के बहाल करने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। और देखिए कि 2025 और 2026 में क्या इम्प्लीमेंटेशन आती है। बहुत शुक्रिया बाव मोहम्मद अकरम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, क्योंकि कोई भी इंसान है, सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान एम्पावर हो, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए हम किरदार अदा करें। तो ये तभी होगा कि जब हुकूमत की जानिब से ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई जाएंगी जिसमें महंगाई की शरह को कम किया जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।